वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज आप और हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट वैसे तो आप मैक्सिमम जगह पर जहां पे भी पढ़ चुके हैं और आपने जहां पे भी वर्कआउट किया हुआ है वहां पे अल्टरनेटिंग करंट अलग अलग तरीके से वर्कआउट किया जाता है। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर की खास बात यह है कि इस लेक्चर में आप और हम अल्टरनेटिंग करंट एनसीईआरटी पैटर्न, मतलब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाइए, तो आपको जो मैं वर्कआउट करवा रहा हूं उससे एनसीईआरटी मेड इजी होगा। एनसीईआरटी मेड इजी का मतलब एनसीईआरटी आसान बनेगा। तो अगर आपको इस लेक्चर का ज्यादा फायदा उठाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको नोटबुक लेनी पड़ेगी। नोटबुक में जो मैं बताता जा रहा हूं उसे देखना नहीं होगा, देखने के साथ साथ नोट डाउन करना होगा। अगर आपको लेक्चर का ज्यादा फायदा उठाना है तो आपको नोट डाउन करने के साथ साथ एनसीईआरटी की किताब लेके बैठना होगा। जैसे जैसे सेगमेंट पे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो पोर्शन आप देखते जाएंगे आपको नोट डाउन करते जाना है, और उसी पोर्शन को नोट डाउन करने के साथ साथ आप एनसीईआरटी रीड करते जाए। देखिए, कहा जाता है कि जेडबल मेंस की तैयारी कीजिए, नीट की तैयारी कीजिए, ऑल इंडिया लेवल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी की किताब रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पिछले लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नीट की एग्जाम कंडक्ट हुई है और जेडबल मेंस की एग्जाम कंडक्ट हुई है, ऐसा देखा गया है कि लगभग आप ये कह सकते हैं 70% पोर्शन जो है, 70% क्वेश्चंस का जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी से लगभग गो थ्रू हुआ है। तो इसलिए एनसीईआरटी का अपना इंपॉर्टेंस है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं एनसीईआरटी में सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो चैप्टर का नाम है जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेट का मतलब होता है चेंजिंग विद टाइम, जो समय के साथ लगातार बदलता रहे उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब यहां पर अल्टरनेटिंग का एब्रिविएशन किया जाता है, एब्रिविएशन को कहते हैं एसी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, हालांकि यहां बात यह आती है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट वर्ड यूज किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट वर्ड यूज किया जाता है, आज उसे एज ए एब्रिविएशन, एज ए नाउन एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब हम एसी वोल्टेज कहते हैं, हम एसी करंट कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एसी करंट। हम क्या कहते हैं? एसी वोल्टेज। इसका मीनिंग हुआ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। तो एसी एज ए एक्सेप्टेड एज ए नाउन, और वहां एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग, दैट मींस चेंजेबल, लगातार समय के साथ बदलने वाला। अल्टरनेटिंग करंट की किताबी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ऐसा करंट जो साइन या कोसाइन फंक्शन से बताया जाता है, द करंट विच रिप्रेजेंटेड बाय द साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जिसमें साइन का टर्म आता है, जिसमें कॉस का टर्म आता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। जिसमें साइन का फंक्शन आता है, जिसमें कॉस का फंक्शन आता है, साइन और कॉस के हिसाब से जो वेरी करता है उसे कौन सा करंट कहा जाता है, उसे कौन सा वोल्टेज कहा जाता है? अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज कहा जाता है। एक क्वेश्चन मन में आता है जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि भाई अल्टरनेटिंग पढ़ने से पहले आपने और हमने डीसी पढ़ा था। डीसी को हमने कहा था डायरेक्ट, और डायरेक्ट का एक और मीनिंग होता है जिसे कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्ट का एक और मीनिंग होता है जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? यूनिडायरेक्शनल। तो आखिर अगर यूनिडायरेक्शनल करंट, डीसी करंट हम जानते थे तो हमें एसी की जरूरत क्या पड़ी? क्वेश्चन आता है कि हम जब डीसी जानते थे तो एसी की जरूरत क्या पड़ी? तो इसका आंसर ऐसा है बच्चों कि जब भी हम जनरेशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसमिशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ट्रांसमिशन को जब हाई वोल्टेज पे कैरी ऑन करना होता है तो ट्रांसमिशन को हाई वोल्टेज पर परफॉर्म करने से लॉसेस कम होते हैं। अब ट्रांसमिशन को हाई वोल्टेज पे परफॉर्म करने पर लॉसेस कम होते हैं। अब क्या होता है, जब ट्रांसमिशन हो गया मान लीजिए एक जगह से, अब ट्रांसमिशन किया किसकी मदद से गया? तो ट्रांसमिशन लाइन की मदद से किया गया। अब ट्रांसमिशन होने के बाद में गया कहां पर? तो ट्रांसफार्मर पे गया। ट्रांसफार्मर मतलब टीएक्स। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो वोल्टेज के लेवल को बदल देती है। अब ये जो है डोमेस्टिक एप्लीकेशन मतलब घरेलू यूज के लिए बिजली का यूज होता है। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में आप और हम जानते हैं कि 220 वोल्ट पर काम चल रहा होता है। ट्रांसमिशन पर्पस हाई वोल्टेज पर होता है, और हाई वोल्टेज पे मान लीजिए कि जनरेशन हुआ मान लो 40,000 वोल्टेज पे, 30,000 वोल्टेज पे, और ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज मान लेते हैं 10,000 वोल्ट पर किया जा रहा है, ऐसा समझिए। तो अगर 10,000 वोल्ट ट्रांसफार्मर का इनपुट है तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए? तो हमें आउटपुट में चाहिए कि हम 220 वोल्ट मिले, और 220 वोल्ट हम कहां देना चाहते हैं? डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए, घर के लिए, घरेलू चीजों के लिए। तो वोल्टेज के यही लेवल को कम और ज्यादा करने का काम जो ट्रांसफार्मर करता है, ट्रांसफार्मर वो काम करता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिस करंट के कारण हो रहा होता है या उसके लिए जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसी होती है। अगर सोचिए अगर डीसी करंट आप यूज कर लें तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा,
क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना नहीं होने वाला। तो हमारा एक बेसिक कंसर्न ये भी रहता है कि हम एसी के पीछे इतना क्यों पढ़ते हैं। इंडिया में एसी जनरेशन का एक बेसिक तरीका जो आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख सकते हैं कि भाई मान लो मेरे पास में एक कॉइल है, मैंने क्या किया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कॉइल को एक एरिया ए है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट किया। अब ओमेगा से रोटेट किया तो एंगुलर स्पीड ओमेगा थीटा बाई टी। तो ईएमआई जो हम इससे पहले मैं ईएमआई आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो दिया जाएगा मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा से। अब फाई इक्वल टू मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा मतलब कॉस ओमेगा टी बताया जा सकता है। बाय फैराडे सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डी बाई डी एफ टी, डी बाई डी टी इसे कह सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है मॉड बी मॉड ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, माइनस मॉड बी माइनस मॉड ए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। जब आप इसे लिखते हैं तो ई इक्वल टू आपके पास हो जाता है ई एम साइन ओमेगा टी। नाउ ई एम का मीनिंग क्या होता है, तो ई एम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ई एम का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सिंगल नंबर ऑफ कॉइल हो तब ई एम की वैल्यू बी ए ओमेगा आएगी। फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल, फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल ईएम की वैल्यू आएगी बी एन ए ओमेगा। सो एन नंबर ऑफ कॉइल के लिए ईएम की वैल्यू कितनी आती है, बी एन ए ओमेगा, ये वैल्यू बताई जाएगी। तो हमने ये सीख लिया कि जनरेशन ऑफ एसी किस तरह से किया जा रहा होता है। जनरेशन ऑफ एसी जिससे किया जाता है वो एसी डायनेमो, एसी जनरेटर, एसी डायनेमो की मदद से एसी का जनरेशन किया जा रहा होता है। तो हमने इक्वेशन देखी, ई इक्वल टू आपके पास आ चुका है ई एम साइन ओमेगा टी। अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं इस ग्राफ को, अच्छा अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने मेंटेन किया, इफ यू हैव मेंटेन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया उससे जो करंट मिलता है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। दैट करंट इज कॉल्ड विच करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये ध्यान रखिएगा, दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नोटिस कीजिएगा, यहां से यहां ऐसा, यहां ऐसा, यहां ऐसा और यहां ऐसा। देखिए ये हो चुका है आपके पास में ई, ये आगे आपके पास में ओमेगा टी जिससे आप थीटा लिखते हैं। आप इसे लिखेंगे 0 से लेकर 2 पाई का हाफ कर देंगे पाई, उसका भी हाफ कर देंगे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। टाइम के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। सर बोले ऐसे कैसे, देखो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जिसे लिखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। इसका हाफ टी बाई 2 जिसे लिखा जा सकता है पाई बाय ओमेगा, इसका भी हाफ इसे लिखा जा सकता है पाई बाय 2 ओमेगा। अब 3t बाय 4 तो इसे लिखा जा सकता है 3 बाय 2 पाई ओमेगा। वापस चेक कर लीजिएगा, ओमेगा इक्वल टू कितना है आपके पास में 2 पाई बाय टी है, टी कितना है 2 पाई बाय ओमेगा, टी बाय 2 कितना है पाई बाय ओमेगा, टी बाय 4 कितना है, इसका भी हाफ पाई बाय 2 ओमेगा है। 3t बाय 4 कितना आता है, तो 3 पाई बाय 2 ओमेगा आपके पास निकल कर आता है। तो हम चाहें तो इसे एक्सप्रेस ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से लेके कैपिटल टी, टी से लेके टी बाय 2, ये आ जाता है टी बाय 4 और ये आ जाता है 3t बाय 4। इक्वेशन को कई बार ऐसे एक्सप्रेस भी किया जाता है, समटाइम इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस लाइक दिस। यहां से यहां तक ऐसा गया, यहां से यहां तक ऐसा गया, 0 से लेके ओमेगा, इसके प्लेस पे देखो 2 पाई बाय ओमेगा लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है पाई बाय ओमेगा। इसे आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 ओमेगा, और ऐसे आप लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2 ओमेगा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ये आ जाता है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ई एम, ये मैक्सिमम वैल्यू ई एम आ जाता है। ठीक है, अब देखिए टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखिए कुछ बेसिक डेफिनेशन यहाँ से रिलेटेड। बेसिक डेफिनेशन में पहले डेफिनेशन क्या है, वापस सुनिएगा। पहला पॉइंट है टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल चलता है उसे फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, उसे 1/t से बताया जाता है, जैसे 1/सेकंड कहा जाता है। 1/सेकंड को सीपीएस कहा जाता है। सीपीएस मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड को आप चाहें तो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, यू कैन से हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है 2 पाई बाय टी, इससे रिलेट किया जाता है 2 पाई इंटू एफ से, ऐसा चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसकी यूनिट आती है रेडियन पर सेकंड के अंदर। भाई एसी जो इंडिया में यूज किया जाता है वो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इस इनपुट पे यूज किया जा रहा होता है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर इसे यूज किया जा रहा होता है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब देखिए कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हम चाहते हैं कि हम एसी को किस में कन्वर्ट करें, डीसी में कन्वर्ट करें। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर। ये कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है, और कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि डीसी को हम एसी में कन्वर्ट करें, तो हम यूज करते हैं जिससे क्या कहते हैं इन्वर्टर। वापस सुनिएगा,
कई बार रिक्वायरमेंट क्या होती है, कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि हम एसी को किस में कन्वर्ट करें, डीसी में कन्वर्ट करें, और कई बार एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं, और कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि डीसी को हम किस में कन्वर्ट करें, एसी में कन्वर्ट करें। और आप देख भी सकते हैं आपके घर में इन्वर्टर लगे होते हैं, तो इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है, जब लाइट चली जाती है, जब लाइट चली जाती है तो फंक्शन क्या होता है, ताकि वो किसको, डीसी को किस में कन्वर्ट कर सके, एसी में भी कन्वर्ट कर सके। तो ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन एसी के बारे में आपके सामने डिस्कस की। देखिए आप में से कई बच्चों को ये ग्राफ जो है, ये वाले ग्राफ अगर और समझना हो डिटेल में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्राफ नाम का टॉपिक दिया हुआ, 15-16 मिनट का वीडियो है, उस पर जाके क्लिक कीजिएगा। उस क्लिक करने के बाद में उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपके साइन और कॉस के ग्राफ गलत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सेकंड टॉपिक की इसके बाद शुरुआत करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 के बारे में, कि जब अल्टरनेटिंग करंट अलग अलग डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स पे लगाया जाता है, जैसे रजिस्टर पर, कैपेसिटर पर, इंडक्टर पर, तो इनका क्या बिहेवियर होता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। देखिए हम ये जानते हैं कि हम जब भी किसी सर्किट के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अगर हमें करंट निकालना है, अगर हमें करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होता है, क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं तो करंट फ्लो होता है। तो हमने क्या किया, हमने रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस आर है, अब हमने उस पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जिसकी वैल्यू है वीएम साइन ओमेगा टी। जब हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया वीएम साइन ओमेगा टी, इनपुट वोल्टेज कितना आ गया, वीएम साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया इनपुट वोल्टेज जो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट को प्रोड्यूस करने वाला है, दिस विल प्रोड्यूस योर करंट। सो इनपुट वोल्टेज जैसे अप्लाई किया करंट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। बाय ओम्स लॉ हम क्या करेंगे, हम बाय ओम्स लॉ बाय वी इक्वल टू आई आर इनपुट वोल्टेज, सो आई इक्वल टू आपके पास इनपुट वोल्टेज अपॉन आर, इनपुट वोल्टेज कितना है आपके पास में, वीएम साइन ओमेगा टी अपॉन आर, आई इक्वल टू लिखा जा सकता है आई एम साइन ओमेगा टी। अब देखिए इसे हमने आई एम लिखा, अब ये आई एम क्या है, तो देखिए ध्यान से क्या है, वीएम आपके पास वीएम ये था, लेकिन वीएम बाय आर आप चेक कीजिए, वीएम बाय आर, तो बेसिकली यू कैन सी वीएम इज ग्रेटर देन वीएम बाय आर, मतलब हम कह सकते हैं ये वीएम है और ये आई एम है। सो वीएम की वैल्यू बड़ी है किसके कंपैरिजन में, आई एम के कंपैरिजन में। इनपुट क्या किया, वोल्टेज किया, आउटपुट क्या मिला, करंट मिला। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करके देखो आप, यहां पे भी साइन ओमेगा टी, यहां पे भी साइन ओमेगा टी, तो ग्राफ दोनों साइन के होने वाले हैं। साइन के ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे, एक ग्राफ ऐसा बना दिया, एक ग्राफ ऐसा बना दिया। देखना ध्यान से बच्चों, ये बड़ा वाला जो ग्राफ है ना, इसे मैंने कह दिया वीएम, और छोटा वाला जो है इसे हमने क्या कह दिया, आईएम कह दिया। बड़ा वाला वापस देखिएगा क्या है, बड़ा वाला वीएम, छोटा वाला क्या है, आईएम। 0 से लेके कैपिटल टी, टी से लेके t/2, t/2 से t/4, और ये आपके पास में 3t/4 आता है। ठीक है ना, तो टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड विच पीरियड, टाइम पीरियड। उसका जस्ट हाफ t/2, उसका भी हाफ t/4, और ये 3t/4 आपके पास निकल कर आता है। ठीक है ना, तो हम ये देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा किसका है, वोल्टेज का है, छोटा किसका है, करंट का है, लेकिन दोनों किसके साथ वेरी हो रहे हैं, ये भी साइन ओमेगा टी के साथ में, ये भी साइन ओमेगा टी के साथ में। तो देखिए यहां साइन ओमेगा टी जब दोनों सेम है तो हम कहते हैं बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, मतलब दोनों सेम ग्राफ के हिसाब से वेरी कर रहे हैं। अब पावर की बात कर लेते हैं। पावर इज डिफाइंड एज आई इंटू वी, तो इंस्टेंटेनियस पावर को मैं कह देता हूं आई, मतलब क्या, आई एम साइन ओमेगा टी। करंट वोल्टेज कितना है आपके पास में, देखिए वीएम साइन ओमेगा टी। इनपुट पावर को क्या लिखा जा सकता है, वीएम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वीएम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, किसी को साइन और कॉस के फॉर्मूले में, ग्राफ में कोई दिक्कत हो तो मैं कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाकर देखिए, ग्राफ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखिए, आपको हेल्प होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं आप, तो ध्यान रखिएगा, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास में cos 2 थीटा। सो आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी रिटन Vm
आई एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2. इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी रिटन वी एम आई एम अपॉन 2, बाहर निकल चुका है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी. इसे लिखा जा सकता है वी एम बाय 2 आई एम बाय 2 √2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, वी एम आई एम बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी. इसे ऐसा लिखा जा सकता है. ठीक है, या चाहे तो आप इसे वी एम बाय 2 आई एम बाय 2 इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है. अब बच्चों देखो, अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? हाउ टू फाइंड एवरेज वैल्यू? यहां देखिए, ये इंस्टेंटेनियस पावर आपके पास था, दैट वाज वी एम आई एम बाय 2 वी एम आई एम बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी. एवरेज निकालना है तो उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है. अब कॉस का एवरेज, किसी भी साइन और कोसाइन फंक्शन का एवरेज वैल्यू 0 आता है. अब देखिए, अगर कॉस का ग्राफ बनाया जाए तो कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है 0 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 और 2 पाई पाई प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2. यहाँ देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वैल्यू कितना आता है आपके पास में? दिस एवरेज वैल्यू इज 0 है ना. तो कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है. सो एवरेज वैल्यू इसके लिए आ जाती है निकल के वी एम आई एम बाय 2. इसे ऐसा लिखा जा सकता है वी एम आई एम बाय 2. तो एक तरीका और भी होता है इसे सॉल्व करने का, और वो तरीका देखिए यहाँ पर क्या है. पावर निकालते तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी किया जाता है. पावर इज रिटन ऑल्सो आई स्क्वायर इंटू आर. सो हम आई स्क्वायर इंटू आर से भी निकाल सकते हैं. देखिए कैसे निकालेंगे. पावर, एवरेज पावर इज इंस्टेंटेनियस पावर आई स्क्वायर आर, इंस्टेंटेनियस पावर आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, इंस्टेंटेनियस पावर आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. इसे यहां तक ऐसा लिखा जा सकता है. वी कैन राइट डाउन लाइक दिस. देखिए, मैं ऐसे के बारे में बात कर रहा था आपसे. मैं कह रहा था कि आपसे इंस्टेंटेनियस पावर दी जाती है आई स्क्वायर इंटू आर. आई को रखा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, तो आई एम स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब मान लो एवरेज पावर निकालना, तो एवरेज निकाल लिया. साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, बच्चों अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज भी 1/2 ही होता है, ये ध्यान रखें हमेशा. सो अगर ये वैल्यू निकालने गए आप, तो आपको एवरेज वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1/2 मिलने वाली. और अगर आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया, कैसे एक्सप्रेस किया कि साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा अपॉन 2 होता है ना. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंस्टेंटेनियस पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग. देखो कैसे, आई एम स्क्वायर इंटू आर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2. तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2 आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2 कॉस 2 ओमेगा टी. अब मान लो आप इंस्टेंटेनियस से एवरेज निकालने के, तो एवरेज निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म का तो कोई एवरेज निकलेगा नहीं. सो एवरेज पावर हो जाएगा आपके पास में आई एम स्क्वायर बाय आर बाय 2. अच्छा, कॉस का एवरेज वैल्यू, साइन या कॉस का कोई भी एवरेज वैल्यू निकालने गए आप, ये 0 आता है, ये 0 लिख दिया. तो आई एम पी एवरेज कितना आ गया? आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2 आ चुका है. तो आप देख भी सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है. अब देखो, होता ऐसा है कि हमने डीसी की बात की थी, तो डीसी में हमने सीखा था पावर को आई स्क्वायर इंटू आर लिखा जाता है. When we write about the DC, power is written as I square R. तो हम क्या चाहते हैं कि AC में भी हम पावर लिखें, लेकिन कैसा? DC जैसा. हम चाहते हैं कि AC में भी हम क्या लिखें? पावर लिखें, लेकिन कैसा? DC जैसा. तो हम DC जैसा पावर लिखने के लिए एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, क्योंकि भाई DC के पावर में I स्क्वायर R था, है ना, लेकिन यहाँ I m स्क्वायर बाय 2 इंटू R है. तो यहाँ पे I m या केवल I नहीं है, I स्क्वायर का टर्म नहीं है, डिवाइड बाय 2 भी है. इसलिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे कहता है IRMS का स्क्वायर, जिसे कहते हैं पहले किसी भी करंट का स्क्वायर करो. जैसे मान लो आपके पास करंट है IM साइन ओमेगा टी, तो पहला स्टेप है करंट का स्क्वायर करो. दूसरा स्टेप क्या है? मीन लो. तो मीन ले लिया आपने, तो मीन क्या आ गया आपके पास में? IM स्क्वायर बाय 2. और तीसरा स्टेप क्या है? अंडर रूट लो. क्या लो? अंडर रूट लो. तो उस करंट को कहता है IRMS करंट. सो IRMS कितना आ जाता है आपके पास में? ये आ जाता है IM बाय √2. जैसे ही IRMS को लिखा आपने IM बाय √2,
सो आप चाहें तो एवरेज वैल्यू को वैसा लिख सकते हैं, आप देखो क्या लिख सकते हैं, IRMS का स्क्वायर इंटू आर। क्यों सर ऐसा क्यों? देखो IRMS का स्क्वायर क्या, तो IM स्क्वायर बाय 2 हो जाता है आपके पास में, है ना। तो एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाती है, IRMS का स्क्वायर इंटू 2। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये वैल्यू निकालने के बाद में IRMS की वैल्यू आप VRMS भी डिफाइन कर सकते हैं। IRMS मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2, ये आ गया IM, तो ये आया √2 डिवाइड बाय 2 IM। 1.414 डिवाइड बाय 2 IM 0.707 मैक्सिमम वैल्यू। सो IRMS की वैल्यू इस तरह से बताई जाती है। वैसे ही IRMS निकाला तो VRMS भी निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट VRMS। तो VRMS की वैल्यू कितनी आएगी, तो VRMS की वैल्यू वापस चेक कीजिएगा, VRMS विल बिकम VM बाय √2। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इससे क्वेश्चन फ्रेम भी होता है कि अगर भाई मान लीजिए ऐसा कहा जाए, सपोज इट इज सेड कि 220 वोल्ट 220 वोल्ट आपके पास में DC है और 220 वोल्ट आपके पास में AC है, तो दोनों में से कौन ज्यादा डेंजरस होगा, विच वन विल द मोर डेंजरस। तो भैया जब भी ऐसा ना बोला जाए कि कौन सी वैल्यू दी जाती है AC में, तो आपको मानना होता है कि RMS वैल्यू दी जाती है। देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसा ना बोला जाए कि वैल्यू कौन सी दी गई, तो आप क्या मानते हैं, आप मानते हैं RMS वैल्यू दी गई। RMS वैल्यू से आप मैक्सिमम वैल्यू जब निकालने जाते हैं तो आप देखो मैक्सिमम वैल्यू कैसा निकलता है, √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू। तो √2 टाइम्स RMS कितना है, 220 वोल्ट, 311 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है। तो आप देखो दिखने को 220 वोल्ट था लेकिन था कितना, 311 वोल्ट। तो ज्यादा खतरनाक कौन होता है, 220 वोल्ट की AC या DC? तो ज्यादा खतरनाक 220 वोल्ट की DC नहीं होती, AC होती है। तो मोर डेंजरस इज AC नॉट देन DC। सो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3 के बारे में, और टॉपिक नंबर 3 में हम बात करेंगे फेजर के बारे में। फेजर के बारे में एक ऐसा तरीका जिससे वेक्टर को समझना बड़ा आसान होता है। भाई फेजर वो टॉपिक है, फेजर वो टॉपिक है जो AC की अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाता है। फेजर वैसे तो कहा जाता है रोटेटिंग वेक्टर्स, कि जब रोटेटिंग वेक्टर्स की हम बात करते हैं उन्हें फेजर कहा जाता है। ऑल्दो मैं बात डिस्कस भी करूंगा कि रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर, ऐसा बोला भी जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली वेक्टर नहीं होता। तो इसको यूज क्यों करते हैं, तो देखो पिछले केस में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया था रजिस्टर के अक्रॉस VM sin ωt, और करंट जो आपको मिला था दैट वाज IM sin ωt। देखो यहां पे भी sin ωt था, यहां पे भी sin ωt था, तो इसलिए मैंने कहा था बोथ आर इन सेम फेज, ऐसा बोला भी था मैंने। अब जरूरी तो नहीं कि हमेशा sin ωt ही आएगा, हमेशा जरूरी तो नहीं है। अब जरूरी नहीं है मतलब क्या होगा, ωt प्लस 90 हो सकता है, प्लस 30 हो सकता है, प्लस 60 हो सकता है, प्लस 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम ωt। तब हम बोलेंगे कि भाई करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन सेम फेज। तो ऐसे केसेस में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स इन ऑर्डर टू शो द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। द फेज आर यूज्ड, rotating vectors are called phasor, and phasor is a vector which rotate about the origin with a constant angular speed omega। अब देखिए रजिस्टर के लिए फेज एंगल की वैल्यू आपके सामने अभी 0 थी, ठीक है। अब ये बेसिकली बोले तो वेक्टर जाते हैं, लेकिन ये वेक्टर होते नहीं है। फिर हम इन्हें वेक्टर कहते हैं क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इनका हार्मोनिक वेरिएशन होता है साइन और कॉस के साथ में। देखो साइन और कॉस के साथ में ये वेरी करते हैं, मतलब ये साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, मतलब हार्मोनिकली फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इनका बिहेवियर वेक्टर की मदद से आसानी से समझाया जा सकता है, सॉल्व भी किया जा सकता है। इसलिए हमारे कन्वीनियंस के लिए जो हम वेक्टर के अलजेब्रा पहले से जानते हैं, उन वेक्टर के जानने वाले अलजेब्रा को हम यूज करके इन्हें समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या बात है, रोटेटिंग वेक्टर्स, देखो तो रोटेटिंग वेक्टर्स आर नॉट द वेक्टर देमसेल्फ, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। रोटेटिंग वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट द हार्मोनिकली वेरिंग क्वांटिटी are introduced to only provide a simple way of adding these quantities using a rule that we already know, जो हम पहले से जानते हैं। चलो मैं इसको समझा भी देता हूं आप लोगों के सामने। मान लो हम बात करते हैं पहले किसके बारे में, रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द रजिस्टर। रजिस्टर में हमने क्या किया था, तो बोले सर रजिस्टर में हमने इनपुट अप्लाई किया था। इनपुट अप्लाई करने से हमें क्या मिला था, सर बोले इनपुट अप्लाई करने से हमें करंट मिला था। तो हमने इनपुट अप्लाई किया था V इक्वल टू VM sin ωt, करंट मिला था I इक्वल टू IM sin ωt।
अच्छा ओमेगा टी, एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा आप चाहें तो ओमेगा टी लिखा जा सकता है। अब देखो यहां से शुरू करते हुए, किसी टाइम टी पर आईएम को कंपेयर कर लो और वीएम को कंपेयर कर लो। आईएम होता है वीएम बाय आर, ये होता है वीएम, तो बड़ा कौन? वीएम बड़ा। तो भैया किसी भी टाइम पर एंगल थीटा बनाते समय ये एंगल थीटा बना हुआ है जिसे मैं ओमेगा टी कह रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, ये वोल्टेज है। अब हम देखो सेम टाइम पर करंट भी सेम एंगल सब्सटेंड कर रहा है, पर करंट की वैल्यू छोटी है, दैट इज आईएम। तो करंट की वैल्यू छोटी ले ली हम लोगों ने, ये ले लिया करंट मैंने। अब इसका प्रोजेक्शन लिया मैंने इस जगह पर, देखो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते तो कॉस थीटा आता, वाई एक्सिस पे लेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मैंने ऐसे कह दिया वीएम साइन ओमेगा टी। सर ऐसे कैसे कह दिया? तो देखो ना भाई कैसे कह दिया, मान लेते हैं वीएम है या आईएम है, ये मान लेते हैं वीएम है, ठीक है। ये ओमेगा टी है, थीटा है, मैं कह देता हूं वी, मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये कह देता हूं वी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, समझने पे ध्यान देना। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो चलो मैं परपेंडिकुलर वाला निकालता हूं। तो साइन ओमेगा टी परपेंडिकुलर कितना है? वी वाई, ये कितना है? वी एम, तो वी वाई देखो कितना आ गया, वी एम साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये रहा मेरे पास में वी वाई, ठीक है, ये रहा वो, ये रहा प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन ये रहा, तो देखो वी एम साइन ओमेगा टी आ गया। अब करंट होता मान लो ये आई एम, ये कहता मैं आई एक्स, ये कहता मैं आई वाई, तो यहां पर साइन ओमेगा टी परपेंडिकुलर आई वाई अपॉन बेस कितना? आई एम। सो आई वाई कितना आ जाता है आपके पास में? आई वाई आ जाता है आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया आपके पास आई एम साइन ओमेगा टी, बराबर है। तो इस तरह से आपने और हमने किसको रिप्रेजेंट किया? हमने रिप्रेजेंट किया कि साइन और कॉस या साइन फंक्शन जो है किसके लिए? रजिस्टर के लिए साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों का एंगल सेम है, वीएम बड़ा है आईएम छोटा है, तो वीएम बड़ा है आईएम छोटा है, उसका प्रोजेक्शन ले लिया, ये आपके सामने प्रोजेक्शन जो आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने एसी इक्वेशंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशंस को। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस करूंगा, बात करूंगा कैपेसिटर कैसे वेरी होता है, एसी अप्लाई करने पर कैपेसिटर में किस तरह से वेरिएशंस आते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए अब हम टॉपिक 4 की बात कर रहे हैं। टॉपिक 4 में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई कर दिया जाए कैपेसिटर के अक्रॉस तो क्या होता है। तो भाई शुरू में ऐसा होता है कि कैपेसिटर मतलब मटका, मटका मतलब पानी से खाली मटका। अब देखो खाली मटका होता तो क्या करते हैं भाई, मटका खाली पड़ा होगा तो क्या करेंगे? बोले पानी भरेंगे, और क्या करेंगे। तो वैसे मटका खाली है, पानी भरना है, पानी भरने के लिए आपने क्या लगा दिया? बोले नल लगा दिया, यहां वोल्टेज लगा दिया। तो मटका क्या होता है? पहले भरता है, और भरने के बाद क्या होता है? पानी और डालो तो क्या होता है? बोले पानी बाहर गिरता है, सच बात है। तो वैसे शुरुआत में क्या होता है? कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर थोड़े समय बाद क्या होता है? जब वो चार्ज हो जाता है, अब आप और दो तो वो अपोजिशन करता है, रुक जा, रोकता है, जाने नहीं देता है, अंदर घुसने नहीं देता है, बराबर है, यही काम हो रहा होता है। आप और हम ये बात जानते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कैपेसिटर के लिए होता है, Q इक्वल टू CV होता है, तो V इक्वल टू होता है Q बाय C होता है। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, I इक्वल टू dQ बाय dt, ऐसा हम जानते हैं। तो हम चाहें तो आप और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पता क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन Q के प्लेस पे लिख दिया आपने, CV लिख दिया, तो I क्या लिखा गया? C, डिफरेंशिएशन कितना आया? dV बाय dt। अच्छा, इनपुट वोल्टेज क्या अप्लाई किया? तो Vm साइन ओमेगा टी, तो देखो I इक्वल टू C, डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया ऐसे Vm साइन ओमेगा टी। नाउ Vm साइन ओमेगा टी लिखा तो I इक्वल टू C Vm, डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जिनको नहीं पता भैया, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो I कैन बी रिटन, I इज रिटन CVM ओमेगा कॉस ओमेगा टी, I इक्वल टू Vm 1 अपॉन ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, I इक्वल टू Vm अपॉन XC कॉस ओमेगा टी। I इक्वल टू आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं IM कॉस ओमेगा टी। अब IM क्या होता है और IM को कैसे लिखा जाता है? तो यहां देखो IM क्या है, IM है आपके पास में Vm अपॉन XC, और XC क्या है? तो इसे कहते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्टेंस, जिसे लिखा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस। क्या लिखते हैं इसे? रेजिस्टेंस
ऑफर्ड OFFERAD बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं, मतलब कैपेसिटर जो अपोजिशन कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव कैपेसिटेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब देखिए ये होने के बाद आप यहां नोट कर सकते हैं हमने अप्लाई क्या किया था। हमने अप्लाई किया था Vm sin ओमेगा टी। हमें मिला क्या? हमें मिला Im sin ओमेगा टी प्लस π/2। सर बोले ये क्या बात हुई? देखो ना, cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं आप? cos थीटा को लिखा जा सकता है sin 90 प्लस थीटा। cos थीटा कैन बी रिटन sin 90 प्लस थीटा, दिस कैन बी रिटन। ओके, सब आपने लिख दिया इसे। अभी मैंने सिखाया कि x इक्वल टू आपके पास में 1/ωc होता है। ओमेगा क्या होता है? तो ओमेगा होता है 2πf इंटू सी होता है। xc 1/2πfc होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लो फॉर डीसी, अगर डीसी पे कैपेसिटर अप्लाई कर दो तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। अब डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हुई तो x से क्या आएगा? 1/2π इंटू 0 इंटू सी। एनीथिंग अपॉन 0 आंसर कितना आता है? इन्फिनिटी आता है। एनीथिंग अपॉन 0 आंसर कितना आता है? इन्फिनिटी आपके पास निकल कर आता है। अब ऐसी स्थिति में जब आंसर इन्फिनिटी आ गया, मतलब कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, डीसी को ब्लॉक कर देता है। अब यहां नोटिसेबल पॉइंट XC 1/ωc या 1/2πfc। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं XC का और F का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो XC देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, C कांस्टेंट, तो मान लेते हैं कांस्टेंट अपॉन F। ये y एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पर xy इक्वल टू कांस्टेंट, और xy इक्वल टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ग्राफ ऐसा बनता है। द ग्राफ इज लाइक दिस। कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया जा सकता है। अब बच्चों हम बात करेंगे, कंपेयर कर लिया, करंट निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, आप और हम बात करेंगे अब पावर के बारे में कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते हैं, एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, दोनों की इक्वेशन कैसी होती है। तो देखो, इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को कहते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, वोल्टेज कितना है? Vm sin ओमेगा टी। करंट कितना है? Im cos ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस पावर कितना आ गया? Vm Im। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। नाउ 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। इंस्टेंटेनियस पावर आ गया Vm/√2 Im/√2 sin 2 ओमेगा टी। किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस पे पावर है Vrms, Irms sin 2 ओमेगा टी। अच्छा, एवरेज निकालना हो तो Vrms Irms sin 2 ओमेगा टी, एवरेज निकाला। एवरेज वैल्यू इसकी पता क्या आती है? sin 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 आती है। मतलब एवरेजली कैपेसिटर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता। एवरेजली कैपेसिटर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता। अब ये नोटिस करना बच्चों, मैं आपके सामने ये बात डिस्कस करना चाहूंगा, नोटिसेबल पॉइंट वो ये है कि भाई पावर का एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस आता है Vm Im/2, मैं इसे cos ही लिख देता हूं। लेट मी राइट cos ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी। यहां देखो क्या है? ओमेगा, यहां क्या है? ओमेगा, यहां 2 ओमेगा है ना? ओमेगा, ओमेगा और 2 ओमेगा। तो ओमेगा, ओमेगा और 2 ओमेगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझते? मैंने इस वाले ग्राफ को चाहा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, sin ओमेगा टी प्लस π/2 sin ओमेगा टी। ठीक है, और ये आपके पास में sin 2 ओमेगा टी अवेलेबल है। अब यहां चेक करो, Vm और Im कंपेयर कर लो पहले। Vm Im है Vm/XC, तो सीधी सी बात है Vm बड़ा होगा, Im छोटा होगा। अब मुझे 3 बातों की जरूरत लग रही है, 3 ग्राफ बनाने, एक sin ओमेगा टी का, एक sin cos ओमेगा टी का और sin 2 ओमेगा टी का। भैया एक ओमेगा है, एक ओमेगा है, एक 2 ओमेगा। ओमेगा लिखते हैं 2π/t, 2π/t, और इसे लिखते हैं 2 ओमेगा है, सो 2π/t डैश लिख देता हूं मैं, 2π/t डैश लिख देता हूं। इसका टाइम t, इसका टाइम t,
अब हर जगह से 2 पाई 2 पाई 2 पाई हमें हटा देता हूँ मान लो, तो ये आ जाता है 1/t, ये आ जाता है 1/t, ये आ जाता है 2/t डैश। मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डबल है, फ्रीक्वेंसी डबल है मतलब टाइम पीरियड हाफ है। भाई फ्रीक्वेंसी देखो इसकी ओमेगा, इसकी ओमेगा है, इसकी कैसी डबल है, मतलब ये मान लो 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज है या 50 रेडियन पर सेकंड है, 50 रेडियन पर सेकंड है, तो ये 100 रेडियन पर सेकंड है, मतलब ज्यादा घूमेगा। तो अब मैं उल्टा बोलता हूं, 1 सेकंड में 50, 1 सेकंड में 50, 1 सेकंड में 100, तो बताओ इसके लिए 50 कितने सेकंड में हो जाएगा। भाई 1 सेकंड में 50 राउंड, 1 सेकंड में 50 राउंड, 1 सेकंड में 100 राउंड, तो मैं पूछ रहा हूं बताओ 1 सेकंड में 100 राउंड है तो 50 राउंड कितने सेकंड में। 1 सेकंड में 100 राउंड है तो 50 राउंड कितने सेकंड में, हाफ सेकंड के अंदर, तभी 50 राउंड्स आएंगे। तो मतलब इसका टाइम पीरियड हाफ हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल है। तो अब इसके ग्राफ कैसे बनेंगे। भाई पहला ग्राफ, पहले मैं सेपरेट ग्राफ बनाऊंगा, फिर मैं कंबाइन ग्राफ बना के बताऊंगा आप लोगों को। देखिए पहले सेपरेट ग्राफ प्लान करते हैं। पहला ग्राफ है साइन का, Vm sin ओमेगा टी, लेट दिस इज Vm sin ओमेगा टी। ओके अब देखिए ये Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2, मैं हमेशा बनाने का तरीका बताता हूं आपको। ओमेगा टी प्लस π/2 मतलब प्लस π/2 मतलब पॉजिटिव एक्सेस से शुरू करना हमेशा, तो मैंने पॉजिटिव एक्सेस से शुरू किया, प्लस π/2, ठीक है। अब यहां से शुरू किया, पॉजिटिव एक्सेस से शुरू करना हमेशा, यहां से ये वाला हाफ हो गया, ये वाला हाफ हो गया, ये वाला हाफ आपके पास हो गया, तो यहां से शुरू होते हुए ये ग्राफ ऐसा हो गया, ये Im माइनस Im प्लस Im, Vm माइनस Vm, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, आप खुद ही देखो मैंने क्या कहा। भाई जब तक ये 50 साइकिल करेगा तब तक ये 100 कर लेगा, मतलब ये जब तक एक चक्कर लगाएगा तब तक ये 2 चक्कर लगा देगा, तो जब तक इसका 1 चक्कर होगा तब तक इसके 2 चक्कर हो जाएंगे, किसके, पावर के। जब तक वोल्टेज का 1 चक्कर लगेगा तब तक पावर के 2 चक्कर लग जाएंगे, 1 साइकिल में 2 साइकिल हो जाएगा। तो जब तक इसका हाफ साइकिल लगेगा तब तक इसका फुल साइकिल हो जाएगा, तब तक इसका फुल साइकिल हो जाएगा पावर का, ठीक है ना। तो पावर का फुल साइकिल हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आपके पास Vm Im/2, Vm Im/2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां तक ये ग्राफ इस तरह से बन जाता है। अब इस ग्राफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस ग्राफ। देखो क्या क्या सीखा जा सकता है, फिर हम किताबी ग्राफ पर आएंगे जो किताब के अंदर बनाया गया ग्राफ है। देखो 0 से लेके कैपिटल T से लेके T/2, T/4, 3T/4, 0 कैपिटल T, T/2, T/4, 3T/4, 0 कैपिटल T, T/2, T/4। मैं 0 से T/4 के बारे में बात करता हूं पहले। देखो 0 से T/4 के बारे में, पावर वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V × I, मतलब क्या, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव, पावर विल बी पॉजिटिव। तो 0 से T/4 के बीच में, T/4 से लेके T/2 के बीच में देखो यहां पर वोल्टेज पॉजिटिव है, लेकिन करंट देखो यहां से यहां तक इतने पोर्शन में करंट नेगेटिव है, सो पावर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर विल बी नेगेटिव, पावर विल बी नेगेटिव। सिग्निफिकेंस क्या बताने वाला हूं, पर आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं मैं। T/2 से लेके 3T/4 के बीच में, इस बीच में क्या होगा, वोल्टेज नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, पावर की बात करते हैं VI, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव, पावर विल बी पॉजिटिव। अब लास्ट बात करते हैं 3T/4 से T के बीच में, 3T/4 से T के बीच में हम बात करते हैं। वोल्टेज देखो यहां पर नेगेटिव है, ये देखो करंट पॉजिटिव है, पावर प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट,
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, सो पावर विल बी नेगेटिव। आप देख भी सकते हैं पावर नेगेटिव, पावर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव पावर। इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हम समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वापस से हम। देखिए बात यहां पर क्या है पता है, पावर एनालिसिस ग्राफिकली हमको करना है। पावर क्या होता है ये बता चुका हूं, पावर कैसे निकालते हैं ये भी बता चुका हूं, पावर की इक्वेशन क्या होती है ये भी बता चुका हूं। फिर भी मैं आपको ग्राफिकली समझाना चाहूंगा पावर क्या होता है। तो देखो पहले पावर का इक्वेशन आप समझ लो कि पावर का इक्वेशन आपके सामने मैंने बताया था Vm Im अपॉन 2 sin 2 ओमेगा t। मैंने करंट का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन बताया था Vm sin ओमेगा t। एंड करंट का एक्सप्रेशन मैंने जो आपसे डिस्कशन किया था दैट वाज Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, दैट वाज कॉज नथिंग बट। तो चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं एक ही जगह पे। मैंने बोला था वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका छोटा है और इसका सबसे बड़ा है। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग, यहां से वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। ये वोल्टेज का ग्राफ ऐसा बनता है। ग्राफ इज लाइक दिस, 0 से कैपिटल T, T/2, T/4, ये आपके पास, ठीक है ना। अब करंट बनाना है तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या कॉस ओमेगा टी। तो ये तो रहा Vm का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ Vm। Im जो आएगा छोटा आएगा तो कॉस आएगा, मतलब यहां से ले लेते हैं हम ग्राफ, कॉस का ग्राफ यहां से जितना ऊपर ये जाएगा उतना ही नीचे यहाँ पे जाएगा। ये बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से होता हुआ ग्राफ यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करता हुआ ग्राफ वापस यहाँ पर, ये सब, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट तैयार कर लिए मैंने आपके सामने, जिन पॉइंट्स को मैं क्रॉस करता हुआ जाऊँगा। यहाँ से होता हुआ ऐसा ग्राफ गया, ये ग्राफ ऐसा गया, तो ये आ गया आपके पास में करंट का ग्राफ, दैट इज Im। अब आ जाता है T/2, ये हो गया आपके पास में T/4 और ये आ जाता है आपके पास में 3T/4। अब मैं बात करता हूं, जब तक वोल्टेज एक बार चक्कर लगाएगा तब तक पावर 2 बार चक्कर लगाएगा, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2 बार चक्कर लगाएगा। तो जब तक ये आधा चक्कर लगा रहा तब तक एक लगा लेगा ये। तो ये यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। ये हो गया पावर का ग्राफ, ठीक है। तो पहला ग्राफ फर्स्ट ग्राफ, ये रहा फर्स्ट ग्राफ वोल्टेज, सेकंड ग्राफ करंट, थर्ड ग्राफ पावर, थर्ड ग्राफ पावर। अब देखो ध्यान से, है ना, देखना क्या भाई, पहले ग्राफ में वोल्टेज फर्स्ट 0 से T/4, अब 0 से T/4 को क्या कह रखा है यहां पर, ये देखो मैंने ऐसा पैक कर दिया। 0 से T/4 इसको कह देते हैं 0 से 1, 1 से कह देते हैं 2, 2 से कह देते हैं 3, 3 से कह देते हैं 4। वापस से ये 0, 0 से कह देता हूं मैं 1, 1 से कह देता हूं 2, 2 से कह देता हूं 3 और 3 से कह देता हूं 4, ठीक है ना। सो 0 से T/4, 0 से 1, तो 0 से T/4, 0 से 1। नाउ T/4 से T/2, T/4 से T/2, थोड़ा देखते जाना बेटा। यहां 0 से लेके देखो यहां तक, यहां से यहां तक वोल्टेज बढ़ा, तो 0 से 1 में वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट कम हो रहा है, पर करंट पॉजिटिव है। करंट क्या है, पॉजिटिव है, करंट कम हो रहा है। इसको ग्राफ को सेपरेटली बना देते हैं, तो सेपरेटली बनाने पे थोड़ा एनालिसिस समझ में आ जाएगा आपको, है ना। दोनों साथ में चलते रहेंगे। अब ये ऐसा, ये ऐसा, यहां से ग्राफ ऐसा और लास्ट में ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। देखो यहां पे करंट क्या हुआ, 0 से 1, 2, 3, 4, 0 से 1, 2, 3, 4, 0 से 1, 2, 3, 4। नोटिस करो बेटा, 0 से 1 में वोल्टेज क्या है, बढ़ रहा है और पॉजिटिव है। 0 से 1 में करंट क्या है, कम हो रहा है, पॉजिटिव है।
और दोनों का प्रोडक्शन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव, पर वोल्टेज पहले वाले केस में क्या है, वोल्टेज पहले वाले केस में बढ़ता हुआ है और करंट पहले वाले केस में क्या है, कम होता हुआ है। करंट क्या है, कम होता हुआ है, और पावर क्या है, पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो क्या है, प्लेट इज चार्ज टू द पॉजिटिव पोलैरिटी व्हाइल बी इज नेगेटिव पोलैरिटी। सो ए पॉजिटिव पोलैरिटी पे, बी नेगेटिव पोलैरिटी पे, वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव करंट आ रहा है। अब पावर पॉजिटिव, इसका मीनिंग समझाता हूं मैं, पावर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है, आपने इस पे फोर्स लगाया ऐसा, भाई ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो पावर डिफाइंड होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, या वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए। सो वेलोसिटी पावर, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने ब्लॉक को धक्का लगाया ऐसा, ये देखो ऐसा है, ऐसा धक्का लगाया तो क्या किया मैंने, क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर किया, और ब्लॉक ने क्या किया, एनर्जी रिसीव किया। तो भैया ब्लॉक आगे गया तो मैंने एनर्जी दिया, ब्लॉक ने लिया। मैंने एनर्जी हथौड़े से ठोका, जैसे हिट किया तो ब्लॉक आगे बढ़ा, तो मैंने क्या किया, एनर्जी दिया, ब्लॉक ने किया, एनर्जी लिया मतलब एब्सॉर्ब किया। तो जब भी पावर पॉजिटिव आता है, देखो फोर्स और वेलोसिटी पॉजिटिव आता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। और पावर नेगेटिव आएगा तो क्या समझना, एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम से। अब देखो सेकंड नंबर ग्राफ में, वोल्टेज है पॉजिटिव लेकिन कम हो रहा है, करंट है नेगेटिव लेकिन बढ़ रहा है। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैंने बताया पॉजिटिव होता है तो एनर्जी लेता है, सिस्टम एनर्जी लेता है, नेगेटिव मतलब सिस्टम एनर्जी देता है। तो देखो यहां, इफ आई इज रिवर्स इट्स डायरेक्शन, तो देखो आई इज रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, पॉजिटिव से कहां जा रहा है, नेगेटिव। एक्यूमुलेट चार्ज इज डिप्लेटेड, वोल्टेज यहां पे कम हो रहा है, देखो वोल्टेज कम हो रहा है, करंट नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव है। थर्ड केस में भी आप देख सकते हैं, थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड केस में वोल्टेज नेगेटिव है, करंट नेगेटिव है, पावर कैसी है, पॉजिटिव। तो देखो आई इज कंटिन्यूअस टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी, द कैपेसिटर इज चार्ज टू रिवर्स पोलैरिटी। अब यहां करंट तो है लेकिन कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, रिवर्स पोलैरिटी है। तो अब यहां पर वोल्टेज, पावर कितना आ जाता है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। देखो यहां वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, पावर पॉजिटिव। तो यहां हम कह सकते हैं पावर पॉजिटिव आया मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में कर रहा है। पहले पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब बेसिकली बोला जाए तो पहले पॉजिटिव करंट की बात हो रही थी, अब नेगेटिव करंट की बात हो रही है ना, नेगेटिव करंट की बात हो रही है। अब तीसरा लास्ट केस देख लीजिएगा, लास्ट केस में वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव, सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो यहां तक मैंने आपको पावर डिस्कशन किया। अब आप और हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक, इंडक्टर टॉपिक के बारे में, कि इंडक्टर कैसे काम करता है, इंडक्टर की फंक्शनिंग कैसे होती है, इंडक्टर कैसे हम इंडक्टर से करंट निकालते हैं, एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, और इंडक्टर फाइनली पावर किस तरह से डिलीवर कर रहा होता है सर्किट के अंदर। देखिए स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 5 की हम शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 5 में हम बात करेंगे कि आखिर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो तब क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए मैंने क्या लिया, इंडक्टर लिया, इंडक्टर के अक्रॉस एसी को अप्लाई किया, जैसे स्विच कनेक्ट किया, इनपुट वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी। अब वो ऐसा करंट बढ़ा तो इसे लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ऐसा है जो लेंज लॉ की मदद से लिखा जाता है, और दूसरा तरीका ऐसा है जो नॉर्मल मेथड होती है। नॉर्मल मेथड ये कहती है करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव ले लीजिए। अगर करंट के बढ़ने का रेट, अगर करंट बढ़ रहा है सर्किट के अंदर तो रेट को पॉजिटिव ले लेना, और अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव लेना। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब माइनस वीएल, फिर वापस से नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस इनपुट वोल्टेज दैट शुड बी 0, इनपुट शुड बी इक्वल टू वीएल। इनपुट क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी। वीएल कितना है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। और करंट बढ़ रहा है, इसलिए करंट बढ़ रहा है मतलब कैसे, पहले शुरुआत में कनेक्शन नहीं था तो करंट 0 था। भाई शुरुआत में कोई कनेक्शन था क्या, तो बोले सर शुरुआत में कोई कनेक्शन नहीं था, तो शुरुआत में करंट 0 था। अब जैसे कनेक्शन स्टेब्लिश किया तो करंट बढ़ा मतलब पॉजिटिव ले लिया। हमें निकालना करंट की वैल्यू है, सो हमें करना है एल डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो हम क्या कह सकते हैं, डी आई बाई डी टी दैट इज वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी, डी आई दैट इज इक्वल टू वी एम बाय एल
साइन ओमेगा टी डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, डी आई का इंटीग्रेशन आई, वी एम बाय एल, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, तो माइनस साइन ले लिया, ओमेगा नीचे भेज दिया, कॉस ओमेगा टी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। मुझे बताना इनपुट क्या अप्लाई किया था, तो एसी था, इनपुट क्या अप्लाई किया था, एसी था, ये देखो। अच्छा, अगर इनपुट एसी है तो आउटपुट भी क्या होगा, सर बोले एसी होने वाला है, मतलब कॉस में आ रहा है तो एसी होगा ना, अब कॉस में आ रहा है तो एसी होगा, अब एसी होगा वो भी नेगेटिव पार्ट में होगा, तो मुझे बताओ ये भी एक्सेस के अबाउट वाई एक्सेस के पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट में सिमेट्रिक है, और ये भी सिमेट्रिक है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव ऊपर है। तो भैया एसी, इनपुट एसी था, भैया अप्लाई इनपुट एसी किया था तो आउटपुट एसी मिला, आउटपुट एसी मिला तो सी मतलब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या है, डीसी है, और सी मतलब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या है, डीसी है। भैया इनपुट एसी आउटपुट एसी, तो डीसी का क्या काम, बस दिया इनपुट एसी मिला एसी, तो डीसी का क्या काम, डीसी है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसलिए कांस्टेंट जीरो लेते हैं, कांस्टेंट जीरो ले लिया, बराबर सिमेट्रिक पोजीशन से। तो आई इक्वल टू इसे लिखा जा सकता है आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब आप इसे रीअरेंज करते हैं तो इसे लिखा जा सकता है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, यू कैन राइट माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाती है बात। इसका मीनिंग ये हुआ, देखो यहां पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू आ रहा है, देखो यहां ओमेगा टी है, माइनस पाई बाय टू है, माइनस है मतलब पीछे है, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं करंट सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लैग बाय वोल्टेज कितने से पीछे है, पाई बाय टू। अच्छा कौन पीछे है, करंट पीछे है, किससे पीछे है, वोल्टेज से पीछे है। भाई कौन पीछे है, करंट पीछे है, किससे पीछे है, वोल्टेज से पीछे है, तो कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, किससे आगे, करंट से आगे है, तो वोल्टेज आगे है, इसका मतलब हम कहते हैं वोल्टेज लीड बाय पाई बाय टू देन करंट, करंट से पाई बाय टू से वोल्टेज आगे है। चलिए ये समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो मैंने आपके सामने भी रिप्रेजेंट किया है, वो एक्सेल है। वो क्या है बच्चों, एक्सेल है। एक्सेल क्या होता है ये देख लीजिए, एक्सेल क्या होता है ये देख लीजिए। मैंने अभी डिस्कशन किया, एक्सेल है आपके पास में ओमेगा एल, ओमेगा को लिखते हैं आप 2 पाई एफ एल। तो एक्सेल को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, मतलब इंडक्टर जो अपोजिशन फ्लो शो करता है, इंडक्टर जो अपोजिशन शो करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसके रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंडक्टेंस, या इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, या मैं इसे ऐसा कह दूं इंडक्टर का रेजिस्टेंस। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्सेल 2 पाई एल इंटू एफ, एक्सेल इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एफ, वाई इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये एक्सेल, ये आपके पास एफ, यहां से यहां तक हम बात कर लेते हैं, एक्सेल और ये एफ आपके पास। अब देखो अगर एसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें, डीसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेल विल बी वेरी हाई, वेरी हाई। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। पावर होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, वीएम साइन ओमेगा टी, करंट आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, जिसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही करते हैं तो ये आ जाता है माइनस वी एम आई एम बाय टू साइन 2 ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस पावर की हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर की बात की जाए, एवरेज पावर की बात करेंगे तो वी एम आई एम बाय टू, एवरेज किसी भी साइन और कॉस फंक्शन का एवरेज वैल्यू जो आता है वो 0 आता है, सो एवरेज वैल्यू यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज 0, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 0 आ गई। अब तीनों के ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना के समझते हैं कि किस तरह से इसे समझा जाए। तो तीनों के ग्राफ बनाने में पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाना है,
देखो पहला ग्राफ कौन सा है, पहला है इनपुट Vm sin ओमेगा टी, दूसरा करंट है आपके पास में माइनस Im या कह लो Im माइनस कॉस ओमेगा टी, और तीसरा वापस से आपके पास में पावर है Vm Im बाय 2 माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो चलिए पहले किसी भी बच्चे को ग्राफ में अगर कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई जिसमें ग्राफ मैंने बताया गया है उस ग्राफ के वीडियो को जरूर देख लेना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी वहीं से हो जाएगी। बाकी देखिए कैसे होता है। पहला ग्राफ, ये रहा पहला ग्राफ, ये रहा दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ। पहला ग्राफ साइन, यहां से यहां तक साइन में, दूसरा माइनस कॉस, माइनस कॉस मतलब ऐसा यहां से शुरू होते हुए ये माइनस कॉस, तीसरा माइनस साइन। अब इसका डबल है देखो, मतलब जितनी बार में ये एक बार चक्कर लगाएगा तब तक उतनी बार में 2 बार चक्कर लगाना चाहिए, वो भी नेगेटिव में लगाना चाहिए। तो ये ऐसा है, पावर देखना, ये ऐसा बड़ा, एम्पलीट्यूड बड़ा, एम्पलीट्यूड बड़ा, एम्पलीट्यूड बड़ा। ये पावर का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ओमेगा टी और ओमेगा टी। ठीक है, यहां से यहां तक मैं कह देता हूं 0 से 1, ये 1 से Vm Im बाय 2, 1 से मैं कह देता हूँ 2, 2 से कह देता हूँ 3, 3 से कह देता हूँ 4। अब देखो 0 से 1 में, देखो 0 से 1 में क्या हो रहा है। पहले देखो वोल्टेज क्या है, इंक्रीजिंग है, एक तो इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव वैल्यू है। करंट क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। सो पावर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। ये आ गया पॉजिटिव, पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव इसका मीनिंग क्या हुआ, एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय सिस्टम। 1 से 2 की हम बात करते हैं, 1 से 2 में देखो पावर पॉजिटिव, नहीं वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, पावर, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। अब 2 से 3 की हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट 2 to 3, 2 to 3, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, सो पावर विल बिकम VI, दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा। अच्छा, जब भी पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम विल एब्जॉर्ब एनर्जी, सिस्टम विल रिलीज एनर्जी। 3 to 4 की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट 3 to 4, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सो वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, बट स्टिल पावर नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पावर विल बी पॉजिटिव। बट यह नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक सिंगल डायरेक्शन में पॉजिटिव पावर, नेगेटिव नेगेटिव होके पॉजिटिव हुआ तो रिवर्स डायरेक्शन में पावर की हम बात कर रहे हैं। तो यहां तक मैंने आपसे बात की, कुछ बातें और भी करनी है।